हेलो बच्चों, आज हम लेते हैं ज़ीरोफाइट्स की प्लांट एडेप्टेशंस। ज़ीरोफाइट्स मरुद्भिद पादपों को कहते हैं जो कि मरुस्थलीय भूमि में पाए जाते हैं या ऐसे आवासों में पाए जाते हैं जहाँ उनको मुख्यतः पानी की कमी को झेलना होता है। तो जेंटल 1946 के अनुसार शुष्क आवासों में उगने वाले पादप मरुद्भिद होते हैं जो विशिष्ट बाह्य व आंतरिक संरचनाओं व कार्यकी अनुकूलताओं के कारण अपने जीवन में वायुमंडलीय तथा मृदीय शुष्कता के प्रभावों को सहने में सक्षम होते हैं। अब अगर हम ज़ीरोफाइट को देखें तो ज़ीरोफाइट ज़ीरो वर्ड से बना है जिसका अर्थ है ड्राई या शुष्क, और फाइटोन का अर्थ प्लांट होता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो ज़ीरोफाइट्स वो होते हैं जो ड्राई सॉइल में पाए जाते हैं। अब हम लेते हैं इनके शुष्कता के प्रकार। तो शुष्कता के प्रकार अगर हम देखें तो इनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। फिजिकल ड्राइनेस वो होती है जिसका अर्थ है कि ऐसे आवास जहाँ जल की वास्तविक अल्पता है। तो मृदा की जो जल संग्रहण क्षमता है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ये अत्यधिक कम होने के कारण जलवायु शुष्क होती है और इस प्रकार आवास जो है वो मरुस्थल या डेजर्ट, चट्टान सतहों, शुष्क स्थान आदि इत्यादि में जो पौधे पाए जाते हैं। और ये हॉट डेजर्ट्स भी होते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फिजिकल ड्राइनेस के आवास हैं। दूसरा प्रकार जो है वो है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस या कार्यकीय शुष्कता। इसमें आवासों में जल प्रचुरता से मिलता है, किंतु प्रतिकूल परिस्थितियां जो है वो मृदा के लवण की अधिकता के कारण है। या तो लवण ज़्यादा अधिक होता है या अम्लीयता पाई जाती है या बहुत लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पाया जाता है। कार्यकीय शुष्कता कभी कभी आवश्यक खनिज जैसे जिंक और मोलिब्डेनम की कमी से भी होती है। तीसरा प्रकार की शुष्कता है भौतिक तथा कार्यकीय शुष्कता, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। कुछ आवासों में शुष्कता जल की वास्तविक कमी तथा विभिन्न कारणों से पौधे द्वारा जल अवशोषण में असमर्थता के कारण होता है, जैसे पहाड़ी ढलानों में ये देखा जाता है। यदि हम मरुद्भिद पादपों के आवास के उसमें वर्गीकरण करें आवास के आधार पर, तो हम पाएंगे कि इनको 5 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शैलोद्भिद या लिथोफाइट्स, पहाड़ी चट्टानों अथवा पथरीली जमीन पर उगने वाले पादप। दूसरा प्रकार शीतोद्भिद या क्रिप्टोफाइट्स, ये पहाड़ों की चोटी पर टुंड्रा आदि जगहों पे पाए जाते हैं जब बर्फ हमेशा जमी रहती है, तो पानी की कमी रहती है। तीसरा प्रकार है बालुकोद्भिद, जो बालू में, टीलों पे, सैंड ड्यून्स में उगने वाले। चौथा प्रकार है अल्मोद्भिद या ऑक्सिलोफाइट्स, ये अम्लीय मृदा या जल में उगने वाले पादप हैं। और 5वें प्रकार हैं लवणों मृदोद्भिद, जिनको हेलोफाइट्स भी कहते हैं, जो समुद्र, लवणीय झील या मृदा में पाए जाने वाले पादप होते हैं। अब यदि हम इनको मरुद्भिद में शुष्क परिस्थितियों से निपटने के लिए अनेक विशिष्टताएं या अनुकूलन मिलते हैं, उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ये भाग हैं जैसे शुष्कानुकूलित, जिसको कहते हैं ज़ीरोमॉर्फिक या ज़ीरोप्लास्टिक। ज़ीरोमॉर्फिक जो है वो लक्षण आनुवंशिकी द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इनमें जैसे कि पर्णाभ स्तंभ, जिनको फिलोक्लेट्स कहते हैं,
फिलोड्स या क्लैडोड, कंटक या स्पाइन्स, इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। दूसरा प्रकार जिसको शुष्कोत्पन्न या जीरो प्लास्टिक कहते हैं, उनमें आवास की शुष्कता से उत्पन्न तत्कालीन लक्षण है। इसका नियंत्रण अनुवांशिकी द्वारा नहीं होता। ये लक्षण अस्थायी होते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के सामान्य होते ही लुप्त हो जाते हैं। तो मरुद्भिद पौधों को शुष्क परिस्थितियों के प्रति सहनशील कार्यकी तथा जीवन की अवधि के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है इफीमरल और ड्राउट एस्केपिंग प्लांट्स। ये एफीमरल या ड्राउट एस्केपिंग प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही कम इनका जीवन काल होता है, 4 से 6 सप्ताह तक, और इनमें सुषुप्त संरचनाएं जो हैं जैसे राइजोम इत्यादि पाए जाते हैं, और बीज चोल जो है वो मोटी भित्ति का होता है, और इसलिए ये बहुत जल्दी अपना जीवन समाप्त करके प्रतिकूल परिस्थितियों में या तो प्रकंद के रूप में या बीज के रूप में सरवाइव करते हैं, और जब वापस से अनुकूल परिस्थिति आती है तब ये पुनः जीवित और जो है वो ग्रो करने लगते हैं। दूसरा है वार्षिक या ड्राउट इवेडिंग प्लांट्स। ये जो हैं ये भी अल्पकालिक होते हैं, किंतु इनमें कुछ अधिक अवधि होती है, और इनमें वर्षा के बाद जो है वृद्धि तथा विकास जारी रहता है, और वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए इसमें कई संरचनाएं जैसे स्पाइन्स, मोटी लेदरी पत्तियां, लेटेक्स, हेयर इत्यादि पाए जाते हैं। तीसरा है सक्यूलेंट्स या जलाभाव प्रतिरोधक पादप, जिनको सक्यूलेंट्स और ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स कहा जाता है। ये ज़्यादातर पेरिनियल होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, ड्राउट रेजिस्टेंट होते हैं, और इनमें कई अनुकूलन दिखाई देते हैं, जैसे इसमें बड़ी रिक्तिकाएं, मृदूतक कोशिकाएं अधिक पाई जाती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं, और इनमें वर्षा काल में कोशिकाएं जल का अवशोषण कर लेती हैं, और इनमें श्लेष्मा या म्यूसिलेज जो है वो भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे अगेव, अलो, ब्रायोफिलम, ओपनशिया, ऑक्सैलिस इत्यादि। चौथे प्रकार के हैं नॉन सक्यूलेंट पेरिनियल और ड्राउट एंड्योरिंग प्लांट्स। ये वास्तव में शुष्कोद्भिद या मरोद्भिद पौधे होते हैं, जिनको जीरोफाइट्स कहते हैं। इनमें वाटर स्टोरेज ऑर्गन्स नहीं होते, इनके अनुकूलन इस प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल होते हैं, जिससे ये आसानी से अपना जीवन काल व्यतीत कर सकते हैं पानी की कमी में भी। तो इनका बहुत अच्छे एग्जाम्पल है जैसे एकेशिया एकेशिया का वृक्ष तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एकेशिया, प्रोसोपिस, जिजीफस, कैलोट्रोपिस इत्यादि। अब हम लेते हैं आकार की अनुकूलन, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। इनमें अगर हम सबसे पहले रूट या मूल को देखें तो ये बहुत विकसित होती है, वेल डेवलप्ड और विथ प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। इसमें अत्यधिक शाखित होती है और डीप रूटेड होती है, बहुत नीचे तक ये पहुंच जाती है। इसमें कई जड़ों में मांसल भी पाई जाती हैं, जैसे एस्परेगस में। तो खाद्य सामग्री जो है वो भी संग्रहित होती है। अगर हम तने को देखें तो तना, स्टेम, इसमें कई अनुकूलन देखने को मिलते हैं, जैसे राइजोम, ट्यूबर, बल्ब इत्यादि के रूप में। जैसे कि राइजोम जो है वो पाया जाता है कोकालोबा में, और ओपनशिया में जो है वो मांसल फिलोक्लेड पाया जाता है,
ऐसे ही एस्परेगस में क्लैडोड पाया जाता है और ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में फिलोक्लेड पाया जाता है। यदि हम पत्तियों को देखें तो पत्तियां जो हैं वो ज़्यादातर या तो बहुत छोटी होती हैं और या उनका जो रैकिस होता है पर्णवृंत वो मोटा होके पत्तियों का आकार ले लेता है। तो इससे ये लाभ होता है पौधे को कि इसमें जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, वो कम रहते हैं और इसके कारण जो ज़्यादातर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, ये हमको पता ही है कि ये किस कारण होती है। ज़्यादातर ये स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है, तो ये कम हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा अनुकूलन है। इसके अलावा जो स्टोमेटा हैं वो धसे हुए पाए जाते हैं और इसके कारण जो है वो और उसमें ट्राइकोम्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि नीरियम में देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ जो पर्ण होते हैं उनमें पत्ते गूदेदार या स्क्लेरोफाइलस हो जाते हैं, जिनमें मोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं। इसके अलावा बल्बी फॉर्म्ड सेल्स भी इसमें पाई जाती हैं। यदि हम शारीरिकीय अनुकूलन एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस को देखें तो हम पाएंगे कि इसमें सबसे पहले अगर हम बाहरी त्वचा को देखें तो उसमें ज़्यादातर क्यूटिकल जो है मोटी परत होती है, उसकी मोम इत्यादि भी पाए जाते हैं और हाइपोडर्मिस जो है वो मल्टी लेयर्ड बहुस्तरीय होती है। टेनिन और रेजिन भी काफ़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं, जैसे कि एकेशिया के पौधों में देखा जा सकता है। इसके अलावा जैसे नीरियम और कैजुराइना में पत्तियों में जो है वो रोम अधिक पाए जाते हैं और सरल संयुक्त व बहुकोशिकीय जो है ये रोम होते हैं। स्टोमेटा जो है वो डिप्रेशन में संकन स्टोमेटा के रूप में पाए जाते हैं और जो एपिडर्मिस होती है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं जैसे लंबी बड़ी होती हैं, उनमें ये परिवर्तित होते हैं। इनमें कई बार जैसे इनको कहते हैं बल्बी फॉर्म या मोटर कोशिकाएं भी कहा जाता है। वेस्कुलर सिस्टम जो है वो सुविकसित होता है क्योंकि पत्तियों को या पादप को पानी की आवश्यकता रहती है, तो वेस्कुलर सिस्टम सुविकसित होता है। पत्तियां जो हैं वो नीडल शेप भी होती हैं, जैसे कि कॉनिफर्स में, पाइनस में देखा जा सकता है। और या पत्तियां जो है बिल्कुल छोटी होती हैं और झड़ जाती हैं और स्टेम या पीटियोल द्वारा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब यदि हम इसका तो ये सारी जो है वो अनुकूलन एनाटॉमिकल अनुकूलन होते हैं। अब हम लेते हैं इसके कार्य की अनुकूलन या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस में जैसे वाष्पोत्सर्जन जो है उसमें ये कमी होती है, वाष्पोत्सर्जन जो है वो कम होता है क्योंकि ऐसे एडेप्टेशंस होते हैं जैसे हमने देखा जिससे कि पानी जो है उसका ह्रास या जल ह्रास जो है वो रुक जाता है। दूसरा है ड्राउट रेजिस्टेंट यानी कि जलाभाव प्रतिरोध। तो ये इसके कारण होता है क्योंकि या तो जीवन चक्र जो है वो पूरा हो जाता है जल्दी, या इनमें जो है ऐसे लक्षण हैं जो कि पानी जो है वो कम होते हुए भी पौधा जो है वो मुरझाता नहीं है और आसानी से अपना जीवन चक्र को पूरा कर पाता है।
तीसरा है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य ज़्यादातर देखा जाता है कि कोशिकाओं में विस्कोसिटी पाई जाती है और ये इसमें आबंधित जल या बाउंड वाटर की मात्रा जो है वो अधिक होती है। यदि हम इसके मेटाबॉलिज्म को देखें तो पाएंगे कि पॉलीसेक्राइड जैसे सेलुलोज, वसा जैसे सुबेरिन, क्यूटिन इत्यादि जो है वो अत्यधिक होती है और स्टार्च शुगर रेशियो जो है वो कम होता है। इसके अंदर एंजाइम जैसे एमाइलेज, कैटलेज, परऑक्सीडेज की सक्रियता समोद्भूत की अपेक्षा अधिक होती है इन पौधों में और इस कारण जो है वो स्टार्च का जल अपघटन जो है वो होता रहता है। पांचवा है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, परासनी दाब। शुष्कोद्भिद में परासनी दाब अत्यधिक होता है, इसके कारण पौधे डिहाइड्रेशन का प्रतिरोध कर पाते हैं और जैविक रूप से सक्रिय रहते हैं। यदि हम पुष्प फलों की बनावट को देखें तो शुष्कोद्भिद पादपों में शुष्क परिस्थितियों के आगमन से पूर्व ही फल तथा बीजों का निर्माण हो जाता है।